सुनामी जो पूरा शहर डुबा सकती है। सुनामी की 1720 फीट लहरें, क्या ये मुमकिन है? जी हाँ दोस्तों, ये मुमकिन है। इंसानी इतिहास ने कभी ऐसे भी सुनामी का सामना किया है जिनकी ऊंचाई आईफल टावर और कई बड़े बड़े बिल्डिंग से भी ज़्यादा थी, और उन्होंने अपने रास्ते में आने वाले हर चीज़ों को बर्बाद कर दिया। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं 5 ऐसी सुनामीज के बारे में जिन्होंने ऊंचाई और तबाही के मामले में हर रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। पहले जान लीजिए सुनामी आखिर होती क्या है और इनका निर्माण कैसे होता है। कैसे बनती है इतनी ऊंची ऊंची सुनामी की लहरें। सुनामी वो इंसिडेंट होता है जब समुद्र की लहरें विकराल रूप धारण कर लेती है और ऐसी विनाशकारी लीला मचाती है कि सोच कर ही रूह कांप जाए। सुनामी का सबसे बड़ा कारण होता है ज़मीन पर आने वाले भूकंप, जिसके वजह से बहुत सारा पानी अपनी जगह से उछल जाता है और ये पानी ऊंची ऊंची लहरों के रूप में तांडव मचाता है। इसके अलावा और टाइप्स की भी सुनामी होती है जिसका भूकंप और किसी जियोलॉजिकल घटना से कोई कनेक्शन नहीं होता। इन सुनामीज को मेगा सुनामी कहते हैं। ये घटना तब होती है जब पानी में कोई भारी चीज़ गिरती है जिसके वजह से काफ़ी अधिक मात्रा में पानी समुद्र से बाहर आ जाता है, और इस तरह से अचानक से होने वाली सुनामी लैंडस्लाइड्स की वजह से आती है। और ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से एक बड़ा सा आइसबर्ग समुद्र में गिर जाए और अचानक से बहुत सारा पानी लहरों के रूप में समुद्र से बाहर ना निकले, बहुत सारे पानी डिस्प्लेस्ड हो जाए। ये मेगा सुनामी इतने बड़े भी हो सकते हैं जो एक बार में पूरे प्लैनेट्स को बर्बाद कर सकते हैं। दुनिया के इतिहास में ऐसा इवेंट्स एक बार हो चुका है जिसका असर पूरे प्लैनेट पे पड़ा था। ये घटना आज से 66 मिलियन साल पहले की है। 6.8 मील डायमीटर का एक एस्ट्रॉइड युक्तान पेनिनसुला से आकर टकराया, और इस टक्कर के वजह से चेकसुल्बे इम्पैक्ट क्रिएटर का निर्माण हुआ। ये बहुत ही खतरनाक टक्कर थी दोस्तों, जिसके वजह से मेगा सुनामी की सिचुएशन बन गई और 100 मीटर से ऊंची लहरों का निर्माण हुआ, और आज तक इससे ऊंची खतरनाक लहरें कभी नहीं देखी गई। ये आसमान को छूती लहरें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। साइंटिस्ट का मानना था कि इस सुनामी ने शिकागो, मोंटाना और यहाँ तक कि कनाडा को पूरा डुबा दिया था। ये नुकसान का सबसे बड़ा कारण सुनामी नहीं थी दोस्तों, क्योंकि एस्ट्रॉइड की टक्कर में इतनी शक्ति होती है कि वो जानवरों की पूरी प्रजाति को नष्ट कर सकते हैं। इसके वजह से पूरे प्लैनेट का एनवायरनमेंट भी तबाह हो गया था। प्लैनेट में आइस एज को वापस ला सकता है इस किस्म का कोई बड़ा इंसिडेंट, और डायनासोर को नष्ट भी कर सकता था। तो सोचिए, अगर एक बड़ा सा एस्ट्रॉइड किसी समुंदर में गिर जाए तो उसकी वजह से कितनी बड़ी सुनामी आ सकती है। ऐसा पहले हो चुका है, फिर क्या कारण है ऐसा दूसरी बार नहीं होगा। आप समझ सकते हैं कि ऐसे में खतरा अभी भी मंडरा रहा है पृथ्वी के ऊपर। कई सारे लाखों एस्ट्रॉइड जो अंतरिक्ष में ऐसे ही आवारागर्दी कर रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं, वो अगर पृथ्वी पर कभी भी ऐसे टकराए तो इस किस्म की सुनामी डेवलप हो सकती है और जलवायु परिवर्तन हो सकता है, जिसके वजह से सारी प्रजातियां धरती पर मौजूद ख़त्म हो सकती है। आपने कई फीट ऊंची सुनामी के लहरों के बारे में तो सुना ही होगा, मगर क्या आपने कभी सुना है कि सुनामी की लहरें हजारों फीट ऊंची हो सकती है? सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो कितनी ज़्यादा फोर्स में पानी आगे बढ़ेगा और इस सुनामी का कारण कितना बड़ा होगा। लेकिन क्या यह संभव है? अगर आपको यकीन नहीं होता तो ज़रा इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये घटना है 1958 की लिथुया बे, जो कि अलास्का का एक हिस्सा है। वहाँ जुलाई की एक शांत रात थी, तभी अचानक ज़मीन हिलने लगी, जिसके 30.6 मिलियन क्यूबिक की चट्टान गिलबर्ट इंग्लैंड में 3000 फीट की गहराई में गिर गई, जिसके वजह से काफ़ी सारा पानी डिस्प्लेस्ड हुआ और एक मॉन्स्टर सुनामी का निर्माण हुआ। मॉन्स्टर सुनामी इसलिए दोस्तों क्योंकि इस सुनामी से उड़ती लहरें 1720 फीट ऊंची थी। इस सुनामी ने उस एरिया के सारे पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया, लेकिन भाग्यवश इस मॉन्स्टर सुनामी में केवल 5 लोगों की जान गई, क्योंकि उस क्षेत्र में आबादी पहले से ही काफ़ी कम थी। लेकिन अगर ये घटना किसी ज़्यादा पॉपुलेशन वाली एरिया में होती तो नुकसान का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था। जापान दुनिया का सबसे ज़्यादा जियोलॉजिकल एक्टिव प्लेस है। ये देश 3 टेक्टोनिक प्लेट्स के बॉर्डर के ऊपर है, और ये देश घिरा हुआ है फेमस रिंग ऑफ फायर से, यानी कि ऐसा रिंग ऑफ फायर जो कि कई सारे ज्वालामुखी के सर्कुलर में होने की वजह से बना हुआ है। जापान में काफ़ी सारी एक्टिव वॉल्केनोज है। इन्हीं में से सबसे एक्टिव वॉल्केनो है माउंट युंजन। इस ग्रुप में सिंग्रामा और नागासाकी के पास काफ़ी सारे एक्टिव वॉल्केनोज है।
करीब 200 साल शांत रहने के बाद 1991 में ये वॉल्केनो वापस से एक्टिव हो गया और इससे निकलने वाली लावा ने 83 लोगों की जान ले ली थी। लेकिन ये तो इस वॉल्केनो से निकलने वाली तबाही का एक छोटा सा एक नमूना था। इससे पहले 1792 में इस वॉल्केनो ने जो तबाही मचाया था वो तो सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस वक्त जापान में काफ़ी सारे भूकंप आए थे और ऐसे ही एक भूकंप के वजह से लावा का एक विशाल टुकड़ा समुद्र के अंदर गिर गया और इसके वजह से मेगा सुनामी का निर्माण हुआ और 14,000 से भी ज़्यादा लोग उस मेगा सुनामी की भेंट में चढ़ गए। ये जापान के इतिहास की सबसे बड़ी डिजास्टर घटना मानी जाती है। इस घटना की जो सबसे आश्चर्यजनक बात है वो ये कि इस सुनामी में युगो प्रोविंस अरायल खाई से जाकर टकरा गई और फिर वहां से बाउंस होकर वापस आकर सिमड़ा से टकरा गई। इस घटना से 330 फीट या 100 मीटर ऊंची लहरें उठी। इसकी वजह से जापान के कई इलाकों में पानी भर गया और तेज पानी अपने सामने आई हर चीज़ों को बहा कर ले गया। दुनिया के इतिहास में 1980 में माउंट हेलन इरप्शन को सबसे भयानक सुनामी में शामिल किया गया है। ये आज तक का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड था, जिसके वजह से लगातार काफ़ी सारे वॉल्केनोज में विस्फोट होने शुरू हो गए थे। इस विस्फोट के वजह से नॉर्थ स्लोप पूरी तरह से कोलैप्स हो गया, जिसकी वजह से लावा तेज़ी से बहते हुए नीचे की ओर आया। लैंडस्लाइड का वजह से माउंटेन का एक हिस्सा स्प्राइटर लेक में गिर गया। ये लेक वॉल्केनो से कुछ ही दूरी पर थी और जिसके वजह से लेक ने एक बहुत बड़ी सुनामी का रूप लेना शुरू कर दिया। इस सुनामी में उठने वाली लहरों को 860 फीट रिकॉर्ड किया गया। इस सुनामी की वजह से लेक के आकार भी 1300 एकड़ से बढ़कर 220 एकड़ यानी कि लगभग दोगुना हो गए। ये सुनामी अब तक देखी गई सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा तबाही मचाने वाली सुनामी थी। पानी की ऊंची ऊंची दीवारें पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में ले ली थी। इतना ही नहीं दोस्तों, इस पानी में वॉल्केनो से बहने वाली राख भी मिली हुई थी, जिसके वजह से चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो गई थी। नदियाँ ब्लॉक हो गए थे। सुनामी खत्म होने के बाद भी महीनों तक सफाई करने का काम चलता रहा। आज स्पिरिट लेक अपने पुराने रूप में वापस लौट आई है, लेकिन इससे इस रूप में वापस आने के लिए इसको पूरे 20 साल का वक्त लगा और आज भी इस जगह पर उस तबाही का निशान मौजूद है। स्पिरिट लेक की सुनामी इस तरह की पहली सुनामी नहीं है। इस सुनामी से 17 साल पहले इटली भी इस सुनामी का गवाह बन गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इटली के काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू किए थे। इसमें जिनेवा का मेरानी ब्रिज भी शामिल था, जो कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक ब्रिज था। इस ब्रिज का निर्माण से पहले कई चेतावनियां दी गई थी, क्योंकि इस ब्रिज के ऊपर जो पहाड़ था वो अनस्टेबल रहा। जब ब्रिज का काम शुरू हुआ तो आसपास में रहने वाले लोगों ने कई बार लैंडस्लाइड का रिपोर्ट किया, लेकिन पूर्ण निर्माण में लगे ऑफिसर ने इसे इग्नोर कर दिया और काम जारी रखा। उन्होंने अपने अनुसार कुछ सेफ्टी मेजर्स को डिसाइड कर दिया, जैसे कि डैम में पानी का लेवल कम रखा जाएगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। अक्टूबर 1930 में बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हुई, जिसके वजह से पेड़ और चट्टानें टूटकर पानी में गिरने लगी और इसके वजह से ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। इन लहरों की ऊंचाई डैम से 250 मीटर रिकॉर्ड की गई। इन विशालकाय लहरों ने पूरे घाटियों को मिटा दिया और अपने रास्ते में आने वाले सभी गांवों को नष्ट कर दिया। सुनामी ने हवा को इतना ताकत से विस्फोटित किया कि माना जाता है कि वो परमाणु बम से भी अधिक शक्तिशाली थी। जितने भी लोग उस एरिया में थे, किसी को भी बचाया नहीं जा सका। आसपास में रहने वाले 350 परिवारों का कुछ पता ही नहीं चला। बाद में शोध करने के बाद पता चलता है कि लैंडस्लाइड की असली वजह पानी का लेवल कम करना था। इस तरह ही यहाँ सुनामी आने की वजह एक इंसान की गलती भी थी। दोस्तों, हम बहुत लकी है कि हमें इस तरह का कोई सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय और हैव ए नाइस डे।